हकीकत में खेत में क्या होता है और जो किसान उसे कैसे करता है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आज ये 4 किसान हमारी टीम ने तलाशे हैं, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में और अलग अलग क्रॉप में इन्होंने काफ़ी काम किया है, काफ़ी तरक्की की है और सिर्फ अपना नहीं, आसपास के किसानों को भी इन्होंने प्रेरित किया है और इसके ज़रिए दूसरे किसान भी इनसे सीख लेकर के अपनी इनकम बढ़ाने या उस पेशे को अपना रहे हैं। तो आप सबका स्वागत है। शुरू करते हैं अशोक जी से ही। पर्ल यानी मोती के ऊपर इन्होंने खेती की है, कर रहे हैं, उस पर इन्होंने काफ़ी काम किया है और किसानों के लिए जो एक तरह का एक पेटेंट होता है वो भी इन्होंने इनके नाम से है। तो अशोक जी, पहले तो ये बताइए कि ये आइडिया कहाँ से आया आपको? सबसे पहले भोजन के लिए धन्यवाद। भोजन में आइसक्रीम भी रखा था आपने। किसान को कभी कभी आइसक्रीम मिल जाता है, तो धन्यवाद उसके लिए। तो हम लोग जंगलों में रहते हैं, सिप ढूंढते रहते हैं, तो वहाँ ये सब चीज़ें इतना भोजन का नहीं रहता है। जो मिला कंदमूल खाइए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये जो सिप है ये जंगलों में मिलती है और समय सीमा हमारे पास ज़्यादा भी नहीं है कि कैसे। तो ये मैंने ब्रिटिश आर्टिकल पढ़ा था। ब्रिटिश लोग थे ना जब भारत में, तो उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में काम किया था, उसका नाम था पंजाबराव कृषि विद्यापीठ। वहाँ से आर्टिकल पढ़ा। 27 साल हो गए मैं मोती की खेती पे हूँ और अभी तक ऑफिस नहीं खोला। भारत में मोती जो आज कर रहे हैं लोग, आपने कहीं देखा होगा, सब मेरे स्टूडेंट हैं, सब। इवन गवर्नमेंट बॉडी के लोग मेरे स्टूडेंट हैं। क्यों? मैं अभी तक पढ़ ही रहा हूँ। अभी भी मैंने ऑर्गेनिक नेचुरल पर्ल फार्मिंग बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गवर्नमेंट फंडिंग से की है। रहने वाला यूएसए का हूँ। यूएसए कहाँ होता है? उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, महाराष्ट्र। तो मोती बोती वहाँ उगता नहीं है। जैसे आप मेरे को इतना मान सम्मान दे रहे हैं, हमें अपने घर में मान सम्मान इतना नहीं मिलता है, क्योंकि वो वहाँ पे सब आप जानते होंगे, सीनियर बैठे हैं, सर तो समझ गए कि राम जेठमलानी ने एक केस लड़ा था। वैसे समय नहीं है, लेकिन किस्सा बहुत बढ़िया है। उन्होंने एक केस लड़ा था, एक बोस की कपड़ा आता था, बोस की, आप लोगों ने सुना होगा बोस की। तो सर ये बोस की डुप्लीकेट यहाँ बनता था उल्लासनगर में। तो वो केस हो गया था, राम जेठमलानी ने वो केस जितवा दिया था और वो केस का सॉल्यूशन ये निकाला, उल्लासनगर सिंधी एसोसिएशन, भैया ये यूएसए नहीं है, ये हमारा उल्लासनगर है। बड़ी बाबा जो सज़ा होगी अनपढ़ आदमी को दे दो, तो वो माफ़ हो गया था। तो मैं वहीं से आता हूँ, वहाँ कोई मोती उगते नहीं हैं, इसीलिए वहाँ जाना नहीं जाता। आप लोग वैज्ञानिक अवार्ड देके वैज्ञानिक बना दिया। तो सर ये जो सीप होती है हमारे गाँव में मिलती है, ये सभी को पता होगी। नहीं पता तो मैं आपको इसके फ़ायदे बताता हूँ। मोती सर बहाना है, इससे माताएं बच्चों को दूध पिलाती थी तो उनको घुटनों में दर्द नहीं होता था। ये जो सीप है ना सर, इसका मैंने दिए का पैटर्न लिया। ये दिया बना हुआ ही है, इसको बनाना नहीं पड़ता। इसे पानी में तैराते थे लोग, सिंध घाटी में इसे तैराया जाता था। मिट्टी का दिया तैरता नहीं है, लेकिन उस पर जजिया टैक्स लगता था। इसके लिए मिट्टी का दिया इको फ्रेंडली नहीं होता है भाइयों। वो मिट्टी उपजाऊ से बनता है, आग जलती है तब सिकता है, प्रदूषण होता है तब मिट्टी का दिया बनता है। ये देखिए जो हमने पैटर्न लिया, इसका पैटर्न लिया, ये जो प्रोडक्ट है ऐसे पैटर्न लिए, 300 प्रोडक्ट बनाए हमने। और ये दिया जो है, ये आपने देखा होगा सिंध घाटी, इसका नाम रखा मैंने मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो समझते हैं? मोहन का इलाका। तो ऐसे मैंने 300 प्रोडक्ट बनाए सर, और उनके पैटर्न ले लिए। क्यों लिए सर? क्योंकि बहुत सारा मान सम्मान मिला, लेकिन आप लोग भी मुझे जानते नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, किसान को अपने नाम से 2-4 पेटेंट लेने चाहिए, तो मैंने ले लिया सर। तो मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। सिप के अंदर हम दाना डालते हैं, इसके अंदर हम गणपति डालेंगे तो गणेश भगवान का मोती आएगा, कृष्ण डालेंगे तो कृष्ण आएगा, गोल डालेंगे तो गोल आएगा। चाइना वाला 20 रुपये दे के चला जाता है, मेरा गोल 300 रुपये में उगता है। तो मेरे को समझ में नहीं आया कि मैंने सोचा भगवान का डालेंगे तो लोग भगवान की मूर्तियाँ इसमें उगती हैं। आज भारत में मोती उगता हुआ दिख रहे हैं, यूट्यूब में देखते हैं ना आप लोग। तो उसके लिए किसी ने मरा भी होगा, वो हम हैं। यानी हमें 13 साल मोती नहीं करने का भी अनुभव है, हमारे पास है। हमने इसका एक औजार बनाया जिससे वो सिप को खोल सकते हैं। सभी से गुजारिश है कि कोई भी व्यक्ति हमारा नाम डाल देंगे, जो आपने यहाँ नाम देख रहे हैं अशोक मनवानी, यूट्यूब में देखेंगे सब खेती आपको दिखाते हुए यूट्यूब में आपको दिखाई जाएगी। और हम कुछ बेचते नहीं किसानों को,
ये सिर्फ गांव में मिल जाता है। ऑपरेशन का तरीका बहुत सरल है, कोई भी कर सकता है। मछली के तालाब के साथ मोती की खेती, उसके अंदर दुय्यम व्यवसाय हो जाता है। एक मोती आने में 20 से 30 रुपये खर्चा होता है और 2 साल का समय लगता है। ये आप कितने दिन से कर रहे हैं? सर ये मुझे 27 साल हो गए। 27 साल हो गए। अच्छा, अशोक, ये सादुल्ला राम जी, आप बाड़मेर से हैं, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आप किस तरह से आपने आसपास के किसानों को और डेवलप किया। हाँ, आवाज़ आ रही है, कोई बात नहीं। भाई हमने तो कुछ नहीं किया, खजूर की खेती करते हैं। हाँ जी, खजूर। हमारा डेजर्ट इलाका है, हमारा इलाका उस खजूर की खेती के लिए मुनासिब है। हम गुजरात गए तो कच्छ साइड में खजूर होता है, उधर घूमा देखा फिरा 7-8 में ये चला राजस्थान में कि भाई कृषि में नवाचार। तो मीटिंग हुई ऐसी, तो हमने सुझाव दिया कि भाई अगर कच्छ में खारक हो सकता है तो बाड़मेर में भी खारक हो सकता है। वो बात वहाँ जो लोग बैठे थे उनके समझ में आ गई और वो आगे बढ़ी। तो खजूर में क्या है कि खजूर का पौधा बड़ा महंगा है, खेती इसकी हर आदमी के लिए मुनासिब नहीं है। खजूर पैदा होने के 3 तरीके हैं। ये टिश्यू से पैदा करो, बीज से पैदा होता है और सर्कस से पैदा होता है। खजूर का लक्षण जो है, वैसे माने तो अपने मनुष्य जैसे ही उसके लक्षण हैं। खजूर की कई वेराइटियाँ हैं, वर्ल्ड में 400-500 वेराइटी है खजूर की, टॉप मोस्ट 100 वेराइटी है खजूर की। मेरे पास खजूर की 14-15 वेराइटी है। तो खजूर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये कि इसमें नर और मादा अलग होते हैं। अच्छा। इसका पोलिनेशन करना पड़ता है मैनुअली, और हर साल करना पड़ता है, और हर पेड़ पे करना पड़ता है, और हर मतलब जो उसका जो आता है फल उस पर करना पड़ता है। ऐसा नहीं एक बार कर दिया काम चल गया, 15 दिन 20 दिन 25 दिन चलेगा इसका। और इसके लक्षण भी मनुष्य जैसे हैं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें बहुत बढ़िया फल आता है, मीठा आता है, बहुत अच्छा आता है। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें फल आता ही नहीं। कुछ पेड़ ऐसे हैं जिसमें फल आता है लेकिन बाहर पूरा निकलता ही नहीं। जैसे मारवाड़ी में कहा होता है कि भाई कि किंगू पेट मंडे, किंगू पेट मंडे ही कोई, किंगू पेट मंडन छणजिए। तो ये प्रकृति का नियम ये प्रकृति से है खजूर, और ये प्रकृति से ही पकती है। इसमें कोई गैस केमिकल स्प्रे का प्रयोग नहीं होता। फल वही मीठा होता है जो स्वतः पकता है। खजूर की खेती वो हमारा इलाका है जहाँ अरब सागर की हवाएं लगती है, वहाँ तक ही होगी, आगे नहीं होगी। इधर अगर आप करना चाहो तो खजूर की खेती नहीं होगी, क्योंकि खजूर पकने में 7 महीने लगते हैं। जैसे 7 माह का बच्चा जिंदा रह सकता है, 8 माह का बच्चा जिंदा नहीं रह सकता, फिर 9 माह का बच्चा जिंदा रहेगा। तो खजूर के भी यही लक्षण है, और बहुत ही स्वादिष्ट है, अच्छी खजूर है। फिर हमने सरकार के सहयोग से, राजस्थान सरकार के सहयोग से, सरकार ने हमको सब्सिडी दी। इसकी पेड़ की रेट 5,000 से लेकर के 7,000 रुपये तक है, और इसकी टिश्यू की वर्ल्ड में लैब 2, 3, 4 ही है। अभी आपके पास कितने पेड़ हैं आपके खेत में? अभी मेरे पास करीब 800 पेड़ है। 800 पेड़ हैं। 800 पेड़ है, 14 वेराइटी। चलिए, अभी आपके पास फिर आएंगे। आपने कृषि में कई तरह के इनोवेशन किए हैं। आप अपने इलाके में उसके लिए जाने भी जाते हैं, गेहूं में, धान में, गन्ने में, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। जी, सबसे पहले तो इस मंच से मैं जागरण का आभार व्यक्त करूंगा कि जागरण ने आज हमें एक मंच दिया और अलग अलग प्रदेशों से हम लोगों को एक साथ बैठने का एक मौका दिया। आज तक किसान खेतों में काम करता था, आज किसान मंच पर बैठा है, तो वह तो स्वयं गौरवान्वित हो ही रहा है, और उसके साथ साथ वो सारे अन्नदाता भी गौरवान्वित होंगे जो हमारे इस कार्यक्रम को बाद में देखेंगे। तो सर, आपने मेरे से पूछा इनोवेशन के बारे में। मैं जन्मजात कहूँ या पीढ़ी दर पीढ़ी कहूँ, मैं किसान परिवार से हूँ। मेरे दादा परदादा से लेकर मेरे पिताजी तक सारे लोग खेती किसानी करते थे, और हमारे वहाँ आज तक किसी ने सरकारी नौकरी नहीं की है। तो
हमारे दादा हमारे पिताजी को जो ज़मीन दे के गए थे वो बिल्कुल विशुद्ध ज़मीन दे के गए थे, उसमें कहीं कोई केमिकल नहीं था, कोई कुछ भी नहीं था, बड़ी विशुद्ध ज़मीन दे के गए थे। लेकिन जब हमारे पिताजी का टाइम आया तो उन्होंने जो खेती, हरित क्रांति की जब बात आई तो हरित क्रांति में फिर क्या हुआ कि अंधाधुंध हम लोगों ने खेती में रासायनिक खादों का प्रयोग किया, फर्टिलाइज़र का प्रयोग किया, कीटनाशकों का प्रयोग किया, तो हमारी ज़मीन जो थी लगातार खराब होती गई, जिसके परिणाम आपने देखे होंगे कि पंजाब में किस तरीके से लहलहाती फसलें हुआ करती थी और पंजाब की भूमि जो थी, ज़मीन जो थी, वो सबसे पहले जहरीली हो गई। तो वहाँ से मेरे दिमाग में एक बात आई कि हमको इस माता के, भूमि को मैं माता कहता हूँ, भूमि हमारी सबकी माता है, अगर हमारी माता ही जहरीली हो जाएगी तो उससे पैदा होने वाला जो अनाज होगा निश्चित रूप से जहरीला होगा और हमारे स्वास्थ्य को बहुत हानि पहुँचाएगा। तो वहाँ से मेरे दिमाग में जैविक खेती कहूँ या प्राकृतिक खेती कहूँ, एक विचार उठ के आया और मैंने जैविक खेती की शुरुआत की। इसी शुरुआत के साथ साथ क्या हुआ कि 2008 का एक दौर चल रहा था जहां हम लोग खेती करते थे, गेहूं, धान और बाजरा, मक्का खेती करते थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि एक प्रकार से सब्जियों की खेती शुरू हो गई। और जहाँ मैं रहता हूँ, हल्द्वानी क्षेत्र, मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ, तो वहाँ पर एक बेल्ट है, हल्द्वानी वाली बेल्ट जो है, वो बिल्कुल टमाटर की खेती के लिए इतनी प्रसिद्ध हो गई कि वहाँ का टमाटर पाकिस्तान जाता था। और जब हमारा टमाटर पाकिस्तान जाता था हम बहुत खुश होते थे कि अब हमारा टमाटर पाकिस्तान जा रहा था, हमें बहुत अच्छे रेट मिलेंगे। तो लोगों ने गेहूँ और धान बोना छोड़ दिया था। वहीं से मैंने शुरू किया। मेरे क्षेत्र में 5% लोग गेहूँ बोना शुरू किया, बाकी खेतों में लोग सब्जियाँ बोने लगे। मुझे लगा कि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो हमारा जो भूख है ना, वो सब्जियों से नहीं मिटने वाली, भूख तो अनाज से मिटने वाली है। तो मैंने क्या किया कि गेहूं के लिए मेरे को एक पछेती प्रजाति की ज़रूरत थी, तो जिसको खोजते हुए मैं खोजता रहा। तो बाद में मुझे एक गेहूं मिला जिसका नाम था RR21 नाम की एक वैरायटी हुआ करती थी, बहुत अच्छी लेट वैरायटी में होती थी। उस वैरायटी को मैंने बोया। उसी वैरायटी में मुझे एक अद्भुत पौधा उस खेत में मिल गया जिसको मैंने एक प्रकार से चुन लिया, यानी कि मैंने उसमें एक निशान लगा लिया, डोरी बांध दी। उस पौधे को जब मैंने लाइन सिलेक्शन उसका कर लिया, वहाँ से एक नए गेहूं के बीज की शुरुआत हो गई। और उस बीज को मैंने शुरुआती दौर में बालियों से, क्यारियों में बोया, क्यारियों से बोते बोते आज वह बीज देश के अन्य कोनों में बोया जा रहा है। और 2008 से लेकर 2021 तक की मेरी यात्रा, 2009 की, मतलब 8 में मैंने बोया था, 2009 से मुझे गेहूँ मिला था। मैंने उस गेहूं का नाम नरेन 09 रख दिया, क्योंकि मेरा नाम नरेन है और 09 2009 में मेरे को मिला, तो मैंने उसकी वैरायटी का नाम नरेन 09 रखा। और बहुत जगह बोने के बाद विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में बोया गया, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों में बोया गया, उसके बाद कई किसानों में, राजस्थान में सर आपके माउंट आबू में गेहूँ बोया गया, और हमारे उत्तराखंड में जहाँ बद्रीनाथ हमारा चमोली ज़िले में भी वो गेहूँ को बोया गया जहाँ बर्फ़ गिरती है। तो सारे जगह से सकारात्मक रिजल्ट आए। उसके बाद PPVFRA द्वारा वो किसान के नाम पे मेरे नाम पेटेंट हो गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ कि एक गेहूं का प्रजनक किसान यहाँ पे हूँ। इसके साथ अब जो दूसरा मेरा इनोवेशन आप कहेंगे, धान की खेती और बिना पानी के असंभव है। धान की खेती के लिए तो पानी चाहिए। तो मुझे लगा कि हम जल संरक्षण के लिए क्या कर सकते हैं। हमें कैसे, सरकार कहने लगी कि धान की खेती बंद कर दो, धान बोने पे बैन लगाया कई स्टेटों में, जैसे कि हरियाणा या कई जगहों में उन्होंने कहा धान नहीं बोएंगे आप, उसके जगह में मोटे अनाज भी है। तो मैंने कहा धान हमें बोना है लेकिन पानी भी बचाना है। तो एक पद्धति हम लोगों ने निकाली थी जिसको कहते हैं गौत कतीरा पद्धति से हमने एक धान बोया, जिस पद्धति में हम गेहूं की तरह ही धान की सीधी बिजाई कर देते हैं। उसमें प्रति एकड़ 5 किलो गौत कतीरा, एक गौत होता है जो मार्केट में मिलता है, उस गौत कतरे को 1 एकड़ ज़मीन में 5 किलो गौत कतरे को मिला के खेत में बोते हैं। गौत कतीरे में एक खास बात यह होती है कि उसमें अपने वजन के 100 गुना अधिक जल धारण की क्षमता होती है, यानी कि अगर वो ज़मीन में जाएगा तो नमी को खेत पर बनाए रहेगा। और धान की फसल को या किसी भी फसल को पानी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि उनकी जड़ों को नमी की ज़रूरत होती है। हमें पानी को बचा के नमी में लाना था। तो दूसरा इनोवेशन मेरा था बिना पानी के धान की खेती। अगले राउंड में बताऊंगा फिर बाकी बातें। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं। और बताऊं सर? तो सर उसके बाद फिर मुझे लगा कि जो हमारी बीज होते थे, जो हमारे दादा परदादा से हमारे पास रहते थे, जिन्हें हम परंपरागत बीज कहें या देशी बीज कहें,
अभी बीजों की यहाँ पे बात हो रही थी, तो हमेशा अगर हम प्राकृतिक खेती की बात करें और जैविक खेती की बात करें या जहर मुक्त खेती की बात करें, तो वहाँ पर जो बीज होते हैं वह बिल्कुल देसी बीज होने चाहिए। देसी बीज की एक खासियत होती है, उसका लंबे समय तक वह रह सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने एक काम और किया, मैंने 12 प्रकार के उन देसी बीजों को ढूंढा जो कभी हमारे उत्तराखंड में हुआ करते थे लेकिन विलुप्त हो गए थे। ये हरित क्रांति आने के बाद लोगों ने हाइब्रिड धान बोने से उन बीजों को समाप्त कर दिया था। उन बीजों को मैंने ढूंढा। कुछ बीज मुझे अपने जनजाति, जो थारू जनजाति के किसान होते हैं, उनसे प्राप्ति किए। कुछ मैंने छत्तीसगढ़ से भी मैंने कुछ बीज मंगाए और आज मैं 12 प्रकार के धान के बीजों को भी संरक्षित करके उनको विभिन्न अनुसंधान संस्थानों में जमा करा चुका हूँ, ताकि उन्हें ये पता चले इन बीजों को किस किसान ने दिया था। इसके बाद सर एक और नई चीज़ ये हुई कि मुझे जब पता चला कि पिथौरागढ़, जो कि बर्फीला, मतलब हमारा सीमांत जनपद है उत्तराखंड का, जहाँ बर्फ़ गिरी रहती है, वहाँ पर 300 वर्ष पूर्व में भी गन्ना बोया जाता था। लिमिटेड कुछ किसान वहाँ गन्ना उगाते थे और गुड़ बनाते थे, छोटे छोटे, मतलब चूल्हों में गुड़ बनता था सर, फैक्ट्रियों में नहीं, कोलू में नहीं, चूल्हों में गुड़ बनता था। तो जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने क्योंकि मैं अकेला तो कुछ कर नहीं सकता था, मैंने वहाँ के जो गन्ना विकास विभाग होता है उसके जो हमारे कमिश्नर साहब होते हैं उनसे बातचीत की। उन्होंने कहा भाई ठीक है, आपने ये खोज किया तो हम ऐसा करते हैं, अपने विभाग के जो भी हमारे अधिकारी हैं उनको भेजेंगे। उन्होंने अपने विभाग के अधिकारियों को पिथौरागढ़ जनपद में जब भेजा तो वहाँ पर 2022 में भी 150 किसान ऐसे थे जो छोटे रूप में गन्ने की खेती कर रहे थे और गुड़ का उत्पादन कर रहे थे। और जो वहाँ का पैदा किया हुआ गुड़ होता है बिल्कुल विशुद्ध प्रकार से जैविक गुड़ था। तो इसी तरीके से फिर हम लोगों ने वहाँ पर क्या किया कि हमारे कमिश्नर साहब बोले भाई इसके लिए तो फिर जैविक बीज आपको तैयार करना होगा। तो जैविक बीज मेरे खेत में तैयार किया गया गन्ने का, जिसके बीज को हमने पंजाब से मंगाया सर। PB 95 उस बीज का नाम था, PB कोसा 95 कुछ उस प्रजाति को मैंने डेवलप करने के बाद उसके जैविक बीज को पिथौरागढ़ जनपद के जितने भी विकासखंड होते हैं, हर विकासखंड में सैंपल के तौर पर बांटा हम लोगों ने। और 2 साल के बाद आज मैं देख रहा हूँ वहाँ पर गुड़ बनना शुरू हो गया, वहाँ की महिलाओं को रोजगार मिलना शुरू हो गया। वहाँ पहाड़ में गन्ना लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि एक तो जो हमारी भूमि संरक्षण हो जाती है, मिट्टी बह जाती है, उसकी जड़ें रोकती हैं। दूसरा जो घास की समस्या होती है, गन्ने के अगौले से वहाँ के महिलाओं को चारे की प्राप्ति हुई। और उसके साथ साथ जो उनके द्वारा गुड़ बनाया गया उससे प्रोत्साहित होकर हमारे प्रदेश की सरकार ने एक बंड बनाया कि अगर हमारे किसान अपने घरों में 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, आधा क्विंटल, 50 किलो, 40 किलो गुड़ बनाता है तो उस गुड़ को हम जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में निकलती है उस यात्रा के लिए प्रसाद के रूप में खरीद लेंगे, जिसका फ़ायदा किसान को मिलेगा। तो यह इनोवेशन जो था मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद सर अभी बात आई, आपने जब जैविक खेती की बात कही, आपने कहा था कि हम कई चीज़ें अपने घर ही में बना लेते हैं। तो इसी तरीके से मैं जैविक खेती कर रहा था तो मैंने एक हल्दी का पौधा लगाया था और उस हल्दी के पौधे में पानी की जगह में सर वही दे देता था जो हम बनाते थे। जैसे हम कुणाब जल भी वहाँ बना लेते थे, जीवामृत और कई चीज़ें हम जो बना लेते हैं स्वयं ही बना लेते हैं, उनको देता रहा। तो 2 साल के बाद जब मैंने उस हल्दी की खुदाई की सर तो उसमें 25 किलो हल्दी निकली और मतलब एक ही गांठ थी 25 किलो की। और जिसको देख के मैं तो आश्चर्यचकित था ही था, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। उसके बाद फिर मीडिया सारा घर में पहुंच गया, उन्होंने देखा और एकदम से 4 दिन के अंदर यहाँ से लेके महाराष्ट्र और पूरे दक्षिण भारत तक फैल गया। तो उसके बाद उस पर खोजबीन की गई। तो उसके बाद फिर उस पर उन्होंने कहा भाई ये तो आपका रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो बाद में सारी खोजबीन करने के बाद, निरीक्षण करने का, परीक्षण करने के बाद वह जो 25 किलो हल्दी पैदा करने का एक विश्व रिकॉर्ड है वह मेरे नाम दर्ज है 2022 में सर। तो अब आते हैं वैभव जी के पास। वैभव जी, आप ड्रैगन फ्रूट की खेती आपके यहाँ 3-4 पीढ़ी से लगातार चल रही है। ड्रैगन फ्रूट आज भी हमारे यहाँ बहुत लोगों के लिए नया है। तो आपके अपने 3 पीढ़ी पहले आपके परिवार में कैसे ये आ गया कि हम ड्रैगन फ्रूट की खेती यहाँ करेंगे और यहाँ हम एक मार्केट बनाएंगे, तो ये कैसे हुआ? जी पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दैनिक जागरण का कि हम जैसे किसानों को पूरे भारत से इकट्ठा करके हमें मंच दिया है बोलने के लिए। धन्यवाद। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपका प्रश्न था, ये 3 पीढ़ी से नहीं है,
ये मेरे पिताजी ने वहाँ से चालू किया था। अच्छा, जी उस जी। तरीके से। तो एक्चुअली मैं एक 4th जनरेशन फार्मर हूँ। तो शुरू में जो हमारे परदादा जी ने जो खेती चालू की थी, सब्जी की खेती करते थे, वो 15 एकड़ से चालू की थी। और अभी हम 3 स्टेट्स में अराउंड 600 एकर्स में खुद की और लीज में भी लेके उसमें हम सब्जी की खेती और फलों की खेती कर रहे हैं। तो ये चारों पीढ़ी में जो मैंने एक चीज़ कॉमन देखी है वो है चेंज और एडॉप्शन। वो समय के हिसाब से जो जो चेंजेस आते गए, जो भी नए चीज़ें हैं, वो उन्होंने चेंज भी लाए और अडॉप्शन भी किया। कुछ भी उनको जो भी कुछ भी नया मिले, वो कैसे उसको हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ये चारों पीढ़ी में मैंने ये देखा है। तो ऐसे ही मतलब आप नए नए कदम भी उठाते गए और जो नए मौके दिखते गए उसको भी अपनाते गए, नई अपॉर्चुनिटी मिलती गई उसको भी अपनाते बिल्कुल गए। बिल्कुल। तो जैसे हमारे पिताजी ने ये ड्रैगन फ्रूट की एक्चुअली खेती चालू की थी 2014 में। तो उन्होंने ही कहीं पर देखा था, ये नर्सरी मिल रही थी कहीं पर, शायद बैंगलोर में, कलकत्ता से, तो 2-3 जगह से थोड़ी थोड़ी नर्सरी वहाँ से लेके आ गए ड्रैगन फ्रूट की। अब चैलेंज ड्रैगन फ्रूट में उस टाइम में चैलेंज ये था कि ड्रैगन फ्रूट की खेती आज तक भारत में हुई नहीं थी। देखने को ना तो आपको कोई यूनिवर्सिटी में देखने मिलता था, या ना तो किसानों को कहीं पर जाके हम देख पाते थे। छत्तीसगढ़, रायपुर से। जी जी। तो उस टाइम का जो समय था, तो किसानों को कुछ पता नहीं था ड्रैगन फ्रूट के बारे में। तो उससे हमें खुद से हमने उसको लगाया, उसमें क्या चैलेंजेस आए उसका हम निराकरण करते गए। तो उसमें 10 साल पहले और अभी में इतना फ़र्क है। जब 10 साल पहले लगा था, तो जब लगने के सेकेंड ईयर में सिर्फ 200 किलो का उसमें उत्पादन आया था। और अभी की बात करें, अभी कुछ 2 साल पहले ही वापस हमने कुछ और नए प्लांट्स लगाए हैं। तो 2 साल के बाद उसमें से हमने करीब 7 टन का प्रोडक्शन लिया सेकेंड ईयर में ही। तो इतना हम डिफरेंस लेके आए हैं खुद से कम समय में। जी जी। तो इसमें एक मैं इंटरेस्टिंग बात बोलना चाहूँगा कि ड्रैगन फ्रूट समझते हैं कि सब लोग कि ये कैक्टस की एक प्रजाति है, तो इसमें पानी कम लगता है। तो ये हमने खुद की गलतियों से सीखा। हम भी ऐसा सोचते थे कि इसमें पानी बहुत ही कम लगेगा, तो हमने एक ऐसी जगह वहाँ पर प्लांटेशन किया था जहाँ पर हमें पानी की कमी थी। तो गर्मियों में उसे कम पानी हम लोग दे पाते थे। तो पूरे खेत में हमने देखा तो इतना वो फल फूल नहीं रहा था। लेकिन उसी टाइम एक पाइपलाइन वहाँ से गुजरी थी जो कि थोड़ी सी लीकेज थी, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा था। तो वहाँ पर ही ड्रैगन फ्रूट बहुत अच्छा सा ग्रीन था, बहुत प्रोडक्शन था। तो वहाँ वो छोटी सी हमने गलती पकड़ के हमको ये सबक मिला कि नहीं, ये एक मिथ है कि उसको पानी कम चाहिए। पानी चाहिए, हाँ, पानी ना दे तो भले वो प्लांट सरवाइव करेगा, लेकिन वो आपको इतना उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो कैक्टस भी की प्रजाति भले ना क्यों हो, लेकिन उसे पर्याप्त पानी देना ज़रूरी है। अब एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ें बताना चाहूँगा कि हम लोग अभी प्रति एकड़ अराउंड 12 टन की उत्पादन ले रहे हैं प्रति एकड़ ड्रैगन फ्रूट की। तो हम यहाँ तक हम रुक नहीं गए हैं, हमें अभी भी उत्सुकता है कि हम कैसे इसको इम्प्रूव करें। तो हम देखते हैं, जैसे पहले बात हो रही थी, गूगल है, यूट्यूब है, वहाँ बहुत सारे नॉलेज हैं, आपको बस ग्रास्प करना है। तो हमने देखा कि ड्रैगन फ्रूट में लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। तो हमने पता किया तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ड्रैगन फ्रूट का वियतनाम करता है, और वो 12 महीना उत्पादन करता है, और वहाँ से इम्पोर्ट होके इंडिया आ रहा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम वियतनाम जाके वहाँ पर सीखें। तो हम जब जा रहे थे, जब फ्लाइट में थे, तो उतरने के पहले हम खिड़की से देखते ही हैं, तो वहाँ पर एकदम बड़ा सा शहर पूरा लाइट से पूरा दिख रहा था। तो उसी टाइम पायलट ने बोला कि आप अपनी लेफ़्ट तरफ देखिए, जो आपको नीचे लाइट दिख रही है वो कोई शहर नहीं है, वो पूरा एक ड्रैगन फ्रूट का पूरा बड़ा सा खेत, तो खेत हैं, इतने बड़े बड़े खेत हैं वहाँ पर, सिटी के साइज़ के हैं। वहाँ पर पूरा वहाँ पर लाइट लगा था। हम लोग रात को पहुँच रहे थे तब, तो पूरे लाइट से वो पूरा जल रहा था।
तो वो हमें बहुत ही आश्चर्य लगा, और वहाँ पर हमने जाके देखा कि वो कैसे वो लाइट को यूज़ करके वो सीज़न, जो उनका सीज़न है, हमारे छत्तीसगढ़ में अक्टूबर तक ही हमारा प्रोडक्शन होता है, तो वो उसके आगे भी वो लोग कैसे प्रोडक्शन ले पा रहे हैं उसको हम देखने गए, सीखने गए, और उसी का अब हम लोग ट्रायल भी करेंगे। ट्रायल करके जो हमें आएगा उससे मतलब उन्होंने आगे बढ़ेंगे। आर्टिफिशियली वो एटमॉस्फेयर तैयार किया जी उसके जी लिए। जी जी, तो उसी का हम लोग ट्रायल अभी करेंगे, फिर देखते हैं उसमें क्या आता है। अशोक जी, अभी बात हुई चेंज की, और मतलब जो भी नई चीज़ें आ रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को बदलना, अडॉप्ट करना, तो आप क्या अब नया चेंज करने जा रहे हैं? सर अभी ये देखिए सर, ये प्रश्न कितना ताज़ा ताज़ा है, उत्तर भी वहीं से आता है। मेरा मोती इस बार 4 साल बाद आया सर, किसी किताब में नहीं लिखा 4 साल, लेकिन इस परेशानी से मैं बड़ा परेशान था 10 मिनट पहले तक, 3 मिनट पहले तक। 2 मिनट में पता चला कि वियतनाम में वो लाइट लगी थी। अब मुझे भी समझ में आया कि मैं भी रात को लाइट का इस्तेमाल करके अपने मोतियों को 2 साल कवर कर सकता हूँ। ये नया ऐसा होता है। बहुत ये अच्छा, नहीं बहुत सर अच्छा। कि मैं भी खुद परेशान था। मैं सर 27 सालों में देखा, कहीं मोती साल में उगा, कहीं 2 साल में उगा। मैं अभी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में हूँ, 4 साल में उगा, और आप विश्वास नहीं करेंगे मैं इससे चिंतित था 2 मिनट पहले तक। अब मुझे वहाँ से आंसर आ रहा है कि नई खोज को पकड़ने का यही होता है कि सर जो आंसर आ रहा है कि लाइट रात को इस्तेमाल करके मोतियों की खेती को हम वो समय दुगने से आधा कर सकते हैं। तो मोतियों की खेती तो साइड इनकम है, बहुत साइड इनकम है। ये जो सीपियाँ हमारे यहाँ मिल रही ना सर, जो ये डायनासोर है ना तब से है। अगर हम सर इसका पालन नहीं करेंगे, मोती और पैसा लालच ये अलग बात है, लेकिन ये सिप पानी को फिल्टर करती है, गंगा को फिल्टर करती है, नदियों को फिल्टर करती है। एक सिप 30 लीटर से 300 लीटर पानी को फिल्टर करके देती है, बिना चार्ज के, बिना पैसा लिए। मैं इस पर फोकस करना चाहता हूँ। जिनके भी इंटीग्रेटेड फार्म हैं, आपके हैं, आपके पास पानी है, तालाब है, सरकार सब्सिडियाँ दे रही है, लीजिए। फिशरी में दे रही है 60% महिलाओं को, 30% पुरुषों को। मुझे तो 100% देती है, क्योंकि मैं वो खोज करता हूँ, इसके लिए मुझे 100% खेती में सब्सिडी है कि आप मनवानी जी जो करेंगे उसको 100% दे देंगे। मुझे भी 100% वाला प्रोजेक्ट मिला है कि आप बिल दीजिए और हम पैसा देंगे। मैं आपसे सभी से कहूँगा कि मोतियों पे किसी को भी हेल्प लगती है, करें, ट्रायल लें। हम चाइना से मोती खरीद रहे हैं 26,000 करोड़ डॉलर का, लीगली। इनलीगली कितना आता होगा? हमारे देश में मोती उग सकता है, हमारे पास सीपियाँ हैं। सबसे ज़्यादा सीपियाँ कहाँ पाई जाती है? सोचिए, भगवान को सोच के सोचिए, बिहार में। सबसे बेरोजगारी बिहार में, सबसे ज़्यादा सीप कहाँ पाई जाती हैं? बिहार में। तो हम बिहार की सीपियों में मोती उगा सकते हैं और विदेशों में बेच सकते हैं। सिर्फ ये है कि इसमें एक ही दिक्कत है, एक्सपर्टीज़ नहीं है, इसके एक्सपर्ट नहीं हैं भारत में। मेरे पास जितने स्टूडेंट हैं, आप मेरे से अच्छा हुआ मेरे इंसल्ट नहीं की कि मनवानी जी आप ये बताइए आपके स्टूडेंट कितने हैं। मेरा कोई स्टूडेंट नहीं है। क्यों? सब मास्टर हो गए हैं, सब 2-2 लाख कमा रहे हैं, 5-5 लाख कमा रहे हैं। इधर आओ, क्लास लेंगे, आओ बैठो, सब लोग 6-6 हज़ार भरो, अभी ट्रेनिंग चालू होने वाला है। किसी को मतलब खेती करने से ज़्यादा कमाई ट्रेनिंग में जा रही है। लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है, किसान, जैसे मैं किसान हूँ, मेरे पास आएँ, किसानी देखें, इनके यहाँ जाएँ। किसान से अच्छा प्रैक्टिकल देखने को नहीं मिलता है। और देखिए मेरी परेशानी, मैं, आपने बुलाया, मैं धन्यवाद अब देना चाहूँगा जो मैंने पहले नहीं दिया, कि आपने हमें मंच पे बुलाया और वहाँ से आवाज़ आई कि मनवानी जी आप जो टेंशन हो रही है, आपको जो तबीयत ठीक नहीं लग रही है, उसका आंसर अभी मुझे मिला कि ये 4 साल अगर लग जाएंगे तो किसान कहाँ जाएगा। तो अभी वो लाइट का एकदम सही परफेक्शन है कि वो जो डार्क में रहता है उसको थोड़ी सी लाइट मिल जाए, अगर नाइट में एक हैलोजन मिल जाए तो मेरा आंसर मुझे अभी मिल गया। सर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे भी सुनने के लिए बुलाया, कि आप दूसरों का भी सुने। तो मुझे ये ज्ञान मिला कि इसे लाइट अगर रात में भी दें तो ये ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। ये सौदुल्ला राम जी, खजूर आप उगा ही रहे हैं इतने बड़े क्षेत्र में, तो उसमें आप क्या चेंज आपने देखा है? चेंज, खजूर तो इसका तो चेंज कुछ इसके बाई प्रोडक्ट है। अभी यूएई गवर्नमेंट ने हमको बुलाया था 2021 में, वहाँ खलीफा इंटरनेशनल डेट पॉम अवार्ड एंड एग्रीकल्चर इनोवेशन था, पूरे वर्ल्ड की खारकें वहाँ आई थी। तो खजूर के बाई प्रोडक्ट जो बनते हैं, खजूर के मतलब जो है जाम बन गया, खजूर की कचौरी बन गई, खजूर का मतलब जो है वो अचार बन गया, ऐसे खजूर के कई प्रोडक्ट बनते हैं। बाकी खजूर का जो वेस्ट है, ये पत्ते वगैरह है, तो इनकी भी प्लाई वगैरह बनती है। वो इतना अभी भारत में है नहीं, मतलब इसका कारखाना नहीं है, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। अब धीरे धीरे खजूर की खेती बढ़ेगी,
तब जा कर के ये मुनासिब होगा, क्योंकि खजूर का वेट करना पड़ता है, 3 साल बाद फल आता है। फिर इधर इंडिया में खजूर नहीं होने की वजह ये है कि ज्यों ही खजूर का पकने का टाइम होता है जुलाई, और जुलाई में इधर मानसून पूरा सक्रिय हो जाता है। खजूर कहती है माई फीट इन वाटर एंड माई हेड इन फायर। तो ये मतलब क्या है कि ये गर्मी का है, और खजूर क्यों खाना, ये विशेषताएं लोगों को पता होनी चाहिए, तब जाके खजूर का मार्केट बनेगा। खजूर क्यों खाना, तुरंत एनर्जी, खेलना कूदना लिखना पढ़ना, दूसरी कोई भी चीज़ में आपको तुरंत एनर्जी नहीं मिलेगी, तुरंत एनर्जी सिर्फ खजूर में ही मिलेगी। अच्छा है खजूर की खेती, बाकी इसके पैसे भाव भी ठीक मिलता है। तो अलग अलग वैरायटी की अलग अलग पैसे, मैं मेरे फार्म से 100 रुपये से लेकर के 2000 रुपये किलो तक बेचता हूँ, और आगे फिर इसके पैसे हैं। तो खजूर की खेती थोड़ा जी। पेशेंस का काम है जी। खेती में कमाना क्या, खेती में तो सिर्फ शांति संतुष्टि और सुकून मिलता है, वो दूसरा पैसे में नहीं मिलता। धन्यवाद। नरेंद्र जी, एक बार फिर आते हैं आपके पास। पी लीजिए पानी, कोई बात नहीं, पी लीजिए। आप तो लगातार, अब आपसे ये नहीं कह सकते कि भाई कोई कि आप लगातार चेंज ही करते आ रहे हैं। आप खुद इतने इनोवेशन कर चुके हैं कि आप लगातार बदलाव ही करते आ रहे हैं। तो अब आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अगला चेंज क्या करने जा रहे हैं? जी सर, इनोवेशन जो है एग्रीकल्चर अगर यहाँ तक पहुँचा है तो उसके पीछे इनोवेशन सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ। और मुझे लगता है कि आज जहाँ भी हमारी एग्रीकल्चर पहुँची है उसका खोज करता जो है वो किसान है। किसान के घर से खोज निकल के आती है, वैज्ञानिकों के माध्यम से वह पूरे देश को फलीभूत होता है। तो सर, आपने वैसे कहते हैं कि जब तक कोई काम हो नहीं जाता तो उसकी चर्चा होनी नहीं चाहिए। अब आप पूछ रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर। मैं अभी कंफर्म तो नहीं कह सकता हूँ। पिछली बार मैं अब इस मंच से बता ही देता हूँ कि आप सभी लोगों ने, जो भी किसान यहाँ बैठे होंगे, मेरे को लग रहा है कि उन्होंने हमेशा प्याज की जो सीड बनती है वो प्याज के फूल से बनती है। सरदार जी, बिल्कुल सही बात है ना? तो मेरे को पिछली बार लहसुन में फूल आते हुए दिखे और मैंने इसको कई वैज्ञानिकों के सम्मुख रखा। यहाँ तक कि मैंने पूसा के वैज्ञानिकों से भी संपर्क किया कि सर, मेरे को ये जो लहसुन है इसमें फूल निकल रहे हैं और इनमें बीज बनना शुरू हो गया है, क्या इसको आगे कैसे ले जाया जा सकता है? तो अभी तक मुझे कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। तो मेरी जो इस वर्ष की कोशिश है सर, जहाँ पर आज 200 रुपये किलो अगर लहसुन मार्केट में बिक रहा हो और एक लहसुन में कलियाँ होती हैं 10 या 12, एक लहसुन से आप 10-12 पौधे तैयार करेंगे तब अगली बार आपको 10-12 लहसुन मिल पाएंगे। यानी कि एक लहसुन से 10-12 लहसुन पैदा करेंगे। जो विधि को मैं आगे इजाद करने जा रहा हूँ उसमें लहसुन के एक फूल से मुझे 100 से 150 तक बीज मिल गए हैं। हाँ, खिलता है ना सर? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं ऑर्गेनिक खेती करता हूँ तो मेरे वहाँ लहसुन में फूल खिल गए थे और मैंने उन फूलों को, पहले तो मैं बिना वैज्ञानिकों की चलता नहीं हूँ क्योंकि हमारे आधार तो वही है, पढ़ लिखे हम तो किसान है भैया, अनपढ़ आदमी है, तो हम क्या करेंगे? उनके पास लैब भी होती है, सब कुछ होता है, तो उनका जो है वह सत्य होता है और हमारा खाली प्रैक्टिकल हो गए तो सफल, नहीं तो फेल। तो सर, अब मैं इस बार जो कोशिश कर रहा हूँ, आपने पूछ लिया, तो मैंने एक लहसुन में जो मेरे 150 लहसुन निकाले हैं, बहुत छोटे छोटे दाने हैं, यानी कि चावल के दाने से भी छोटे हैं सर। तो अगर मैं एक लहसुन से 150 पौधे तैयार करके 150 पौधे बो दूंगा तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो लहसुन की लागत है, बहुत ज़बरदस्त बीज की लागत है, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल समाप्त कर दूंगा। उसके बाद यदि मेरा लहसुन 150 या 200 रुपये किलो बिकेगा तो निश्चित रूप से मेरी बहुत ज़बरदस्त इनकम होगी। और ये इनोवेशन मेरे ख्याल से हॉर्टिकल्चर में काम करने वाले किसानों के लिए मील का पत्थर साबित होगा सर। जी। वैभव जी, आपसे, आपने भी काफ़ी चेंज आपके परिवार ने काफ़ी किया है। एक आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया था कि जो ग्राफ्टेड नर्सरी में जो आप लोग काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, एक्चुअली तो वो क्या है, ताकि यहाँ जो लोग हैं उनको भी क्लियर हो और अगर कोई उसको अपनाना चाहे तो वो भी कर सके। जी। तो एक्चुअली ये आया कहाँ से मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। तो हम बहुत सालों से खेती कर रहे हैं। तो
ज़मीन में ऐसी कुछ बीमारियां हैं जो हमें पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है कि वो ज़मीन में पहली बार खेती कर रहे हैं तो वो उसमें बीमारी नहीं है, उसमें भी हो सकता है। तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं जैसे कि हम उसमें बैंगन के पौधे या फिर टमाटर के पौधे लगाएं, जब वो पौधे बड़े होंगे, जब उसका समय आएगा फल फूल लगने के, उस टाइम वो ऐसा मुरझा के मर जाएगा। ऐसा लगेगा कि हाँ इसको पानी कोई दे नहीं रहा है, लेकिन पानी अब देखेंगे तो पर्याप्त होगा, सब कुछ ठीक है। तो ये बड़ा सा प्रॉब्लम, एक चैलेंज हो गया था हमारे यहाँ। तो हमें पता चला कि ये एक बीमारी है बैक्टीरियल विल्ट, बैक्टीरिया के कारण ये विल्टिंग होती है पौधों की। तो उसके कारण उस ज़मीन में ये एक बार सब थोड़ा सा बैक्टीरिया विल्टिंग जो आपने बताया वो भी थोड़ा क्लियर कीजिए, वो क्या होता है? ज़मीन जो है उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो कुछ बहुत सारे अच्छे बैक्टीरिया हैं, कुछ जो बैक्टीरिया है वो ख़राब भी हैं, जो पौधों को नुकसान करते हैं। तो वो क्या है, वो जड़ों से घुस के ठीक जड़ के ऊपर जहाँ जब स्टेम चालू होता है वहाँ पर वो बैठ जाता है कॉलोनी बना के, और जो भी खाना जो पौधा बना के जो नीचे भेजता है वो बीच में रोक के वो खुद उसको लेता है, और नीचे से पानी जो ऊपर जाता है वो उसमें वहाँ पर वो कॉलोनी बना लेता है, तो वो पानी ऊपर नहीं जा पाता। तो ये मतलब जड़ और तना के बीच में बैक्टीरिया घर बना लेता है। जी, जी, जी। तो जो ऊपर से खाना नीचे की जड़ में जाना चाहिए वो नहीं बैक्टीरिया- पहुंचता, वो और जड़ से बैक्टीरिया जो यूज कर पानी लेता ऊपर है। जाना चाहिए वो भी नहीं पहुंचता। हाँ, तो उसके कारण वो पौधा आपको लग रहा है कि पानी नहीं मिल रहा है, वो मर जाता है। तो ये बड़ी एक प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसका फिर इनोवेशन, मतलब इसका तोड़ क्या है, ये सॉइल में हम कोई भी बायो या फिर पेस्टिसाइड यूज़ करके उसका हल नहीं हो सकता, क्योंकि ये ज़मीन में अनगिनत मतलब हाँ, उसके बैक्टीरिया पॉपुलेशन हैं, है। हाँ, हाँ। तो इसका एक सल्यूशन ये आया कि हमारे ऐसी कुछ जंगली प्रजाति हैं जो कि उस बैक्टीरिया से टॉलरेंस रखती हैं, मतलब रेजिस्टेंस टॉलरेंस जो भी आप बोल लें कि मतलब उसको अच्छा बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया जिसको हम कहें उसको। नहीं, कुछ जंगली पौधे हैं, अच्छा, पौधे जो हैं जंगली पौधों में ही उससे पौधों में लड़ने उसके की गुण हैं। क्षमता है। तो ऐसे कुछ पौधे हैं जो उससे लड़ने की क्षमता तो रखते हैं, लेकिन ऊपर फल देने की क्षमता उसमें नहीं रहती है। तो हमने क्या किया कि ये जो पौधे हैं इन्हें हमने रेडी किया, और जो किसान जो भी किस्में लगाते हैं, जैसे कि आप टमाटर की कोई भी आप किस्म लगा रहे हो कहीं भी भारत में, वो आप लीजिए, दोनों की नर्सरी हमने तैयार की। तो जो जंगली पौधे का जो जड़ वाला हिस्सा था उसको काट के हमने रखा, और उसका ऊपर का हिस्सा हमने फेंक दिया, और जो टमाटर का जो पौधा है जो किसान लगाते हैं उसका जड़ का हिस्सा हमने काट के फेंका और ऊपर का हिस्सा रखा। तो ये दोनों को जब जोड़ते हैं तो ये एक तरीके से इम्यून उसको प्राप्ति हो गई, मतलब जो बैक्टीरिया जो प्रॉब्लम दे रहा था उससे उसने रोकथाम कर ली, और ऊपर से जो हमको जो टमाटर की जो किस्म चाहिए थी, गोल, किसी को गोल चाहिए, किसी को ओवल शेप में चाहिए, किसी को फ्लेवर ज़्यादा चाहिए, तो अलग अलग वैरायटी, तो जो वैरायटी चाहिए वो हम तैयार करके देते हैं। तो ये जो ग्राफ्टिंग की टेक्निक है ये बैंगन में सक्सेसफुल है, उसके बाद टमाटर में है और मिर्च में है। तो ये तीनों चीज़ों की जो रूट स्टॉक्स है, मतलब जो रूट, इसको हम रूट स्टॉक बोलते हैं, जो नीचे का जो जंगली वाला हिस्सा है, तो वो भी तीनों फसल के लिए अलग अलग है। ऐसा नहीं है कोई एक ही को ऊपर हम ग्राफ्टिंग कर दिए। तो ये तीनों अलग अलग वैरायटीज़ हैं जिससे हम इस्तेमाल करते हैं, और किसानों का हमें फीडबैक मिला है कि जो बैंगन का जो ग्राफ्टेड पौधा है उसमें उन्हें 30% एक्स्ट्रा उसमें प्रोडक्शन मिला, उसमें मतलब उसका फल ज़्यादा बैंगन मिला। ज़्यादा है। तो ये है ग्राफ्टिंग टेक्निक जो हम ऑल ओवर इंडिया बहुत में हम अच्छा। लोग नर्सरीज का कर रहे हैं, और ऑल ओवर इंडिया में हमारे यहाँ मतलब ऑर्डर आते हैं, हम भेजते हैं यहाँ से, छत्तीसगढ़ से। तो चलिए, हमारे ये 4 बहुत ही प्रगतिशील किसान, इनसे हमें बहुत कुछ जानने को मिला, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को भी सवाल, जी पूछिए। मेरा सवाल वैभव जी से है। नमस्कार। आपने जो बताया ड्रैगन की खेती, तो मुझे जानना था कि मतलब मैं भी गांव से हूँ, तो डिफरेंट खेती देखी हैं। तो ड्रैगन की खेती है, उसकी कमाई क्या है पर एकड़ बात करें तो, और अब तक आप कितने किसानों को जोड़ चुके हैं? थैंक यू आपके क्वेश्चन के लिए।
तो एक्चुअली हम खेती भी करते हैं और साथ ही साथ हम ड्रैगन फ्रूट की नर्सरी भी प्रोवाइड करते हैं, और साथ ही में हम किसानों को एजुकेट करने के लिए हम लोग मीटिंग्स रखते हैं, जिसमें हम ड्रैगन फ्रूट की खेती कैसे की जाती है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, और उसमें कितनी कमाई हो सकती है ये भी है। क्योंकि इसका प्रॉब्लम क्या है, ये सीमेंट के पोल्स में इसकी खेती होती है, तो ये बहुत ही थोड़ा एक्सपेंसिव है। अगर हम खर्चा में आप पूछेंगे तो अराउंड 3.5 लाख टू 4 लाख करीब इसका खर्चा है स्टार्टिंग ईयर में स्टैब्लिशमेंट करने में पर एकड़। पर 1 एकड़ का मैं कॉस्ट एकड़। बता रहा हूँ, 3.5 से लेके 4 लाख इतना खर्चा बैठेगा। और मैं जैसे बता रहा था, मैंने सेकेंड ईयर में ही इसका प्रोडक्शन मैंने करीब 7 टन्स लिया। तो हम अगर मार्केट देखें तो मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होता है, हो सकता है 200 रुपीज़ kg भी आपको मिल जाए, हो सकता है 50 रुपीज़ kg भी मिल जाए, हो सकता है 30 रुपीज़ भी मिल जाए। तो इसका कोई मापदंड नहीं है। तो फिर भी मैंने एवरेज पकड़ा, अगर एवरेज रेट मैंने मिनिमम साइड में अगर पकड़ता हूँ तो 60 रुपीज़ पर kg हमें मिल रहा है। तो सेकेंड ईयर से मुझे 7 टन्स का प्रोडक्शन मिल रहा है, तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ते जाएगा तो अराउंड 4th-5th ईयर में आप मैक्सिमम यील्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे, जो कि 12 टन्स के आसपास है। 12 टन्स मैं अपने क्षेत्र की बात बता रहा हूं, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ है, जहां पर टेम्परेचर 42-45 डिग्रीज टच करता है। मैंने ड्रैगन फ्रूट की खेती मैं बेंगलोर भी जाके मैं घूम के आया हूं, तो वहां पर वातावरण बहुत ही अच्छा है। वहां पर टेम्परेचर्स 35 के अबव बहुत मुश्किल से जाता है, तो वहाँ पर किसान लोग उत्पादन 18 टन तक ले रहे हैं। तो आप अब कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वो कितना जगह के आपको हिसाब हो से, सकता है। जगह के जी। हिसाब से, जलवायु के जी। हिसाब से वो हो जाएगा। हेलो। चलिए। धन्यवाद। हाँ जी, ये सीमेंट के पोल की जगह क्या बांस इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, तो इसका भी एक हमने बहुत सारे जब पैसे आ गए तो सीमेंट लगा लेंगे। बिल्कुल पोल लगा बिल्कुल, लेंगे। आपका जैसे जो क्वेश्चन है वैसे बहुत सारे किसानों का रहता है कि सीमेंट के पोल की जगह बांस का पोल लगा लिए या फिर लोहे का पोल लगा लिए, फिर ऊपर एक सीमेंट की चक्री लगती है, तो कई लोग बोलते हैं कि ऊपर टायर लगा लो। तो इसका मैं बता रहा हूँ कि ड्रैगन फ्रूट का जो लाइफ साइकिल है वो मैंने 20 ईयर्स का मैंने प्लांट देखा है। इसका एज मतलब 20 ईयर से अबव तक, 25 ईयर्स तक आप खेती जब लगा दिए तो 25 ईयर्स तक आप खेती कर सकते हैं। अब 25 ईयर्स तक वो बांस क्या रह पाएगा? 25 नहीं, वो सवाल नहीं है, मेरा सवाल बड़ा सिंपल था। शुरू में खर्चा किसान के पास नहीं है। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि आपने जो पौधा लगाया है वो स्टैंड, वो जो उसका सपोर्ट है वो या तो सीमेंट का पोल है, या तो वो बांस है, या तो वो लोहे का पोल जो भी लगाएंगे, उसके ऊपर चक्री रहती है। इसके भरोसे ही ड्रैगन की खेती पॉसिबल है। अब अगर आप लोहे का पोल लगाएंगे, मतलब लोहे का जो भी लगाएंगे, तो वो कुछ साल के बाद सड़ जाएगा। वो 5-6 साल बाद सड़ जाएगा, और 5-6 साल के बाद आपका वो प्रोडक्शन का लेवल है 12 टन 18 टन, वो उस लेवल पे आप पहुंचेंगे और वो गिर जाएगा, तो आपका पूरा जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो गया। मेरा ये सवाल नहीं था। अच्छा अच्छा, आप ही ने कुछ इन्फॉर्मेशन दी अभी जी जी, कि सेकंड ईयर में आपके हिसाब से 4.25 लाख रुपए वो देता है आपको। हाँ हाँ, मैंने सेकेंड ईयर में कहा कि अराउंड 7 टन्स मैंने प्रोडक्शन देखिए, दिया। आपकी कैलकुलेशन मैंने अपनी तरफ से तो की नहीं। जी 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 जी, बिल्कुल। हाँ जी जी जी, तो आपकी बड़ी बढ़िया कैलकुलेशन है। तो हम एक बार देखिए, किसान की बेसिक प्रॉब्लम क्या है। हाँ उसको स्टार्टिंग के लिए पैसा नहीं, ऐसी ऑर्गेनिक फार्मिंग में है, अगर उसको वो एक्सेप्ट ना करे, उसका बिके ना। मैं टोटल ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं करता। नहीं, देखिए मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जी जी जी, मत करिए ऑर्गेनिक। मैं उजड़ा हूँ, आपको थोड़ी उजाड़ूंगा। नहीं नहीं, तो मेरा मतलब है कि इसमें हमने बांस से लगाया, जी जी, और सेकंड ईयर में जब हमारे पास पैसा आया तो हमने उसमें वो पोल लगा लिए। इट कैन बी रिप्लेस्ड। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपका एक पोल में 4 पौधे लगते हैं चारों तरफ, और वो पौधा सीधा ऊपर हमें ले जाना रहता है, फिर ऊपर में एक चक्री लगती है, उसमें वो फैलता है। आई अंडरस्टैंड, आई हैव सीन इट। एक बार आप वो स्टैब्लिश हो गया है, पौधा बड़ा हो गया है,
तो आप उसमें उखाड़ने जाएंगे तो वो पूरा डैमेज हो जाएगा। न, उखाड़ेंगे कुछ नहीं, बांस गल जाएगा अपने आप, वो अपना सीमेंट लग जाएगा। नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। आप वो पॉसिबल ही नहीं है। निकालना नहीं है ना, नहीं जी, सेकेंड ईयर तक तो रहेगा ना। अगर आपको सेकंड ईयर में लगाना है तो फर्स्ट ईयर में ही लगा लीजिए। फर्स्ट ईयर में नहीं, आपने आप फिर मैंने क्या कहा, भी किसान क्यों नहीं लगा पा रहा? इनिशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है उसके पास, ये ना प्रॉब्लम है। किसानों को बहुत सारी सब्सिडी प्रोवाइड होती है अलग अलग चीज़ों में। तो मैं एक रिक्वेस्ट चलिए, था कि हाँ, गवर्नमेंट ठीक को है, ठीक है। ड्रैगन फ्रूट में भी थोड़ा सा कुछ राहत मिले तो किसान उसमें कर सकते हैं।